कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, आज उसका नेक्स्ट क्लास है, यानी उसकी नेक्स्ट वीडियो है। और ये जो क्लास है ये डे नंबर 14 है, ठीक है। इस दौरान जब आपकी 90 डेज की क्लास कंप्लीट हो जाएंगी, थोड़ा सा अपना दिमाग जो है कूल रखना, शांत रखना, भटकना मत। क्योंकि कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर उत्तराखंड कम करा रहे हैं, सर ये कम करा रहे हैं, सर रीजनिंग कब शुरू करेंगे। देखो, मेरी प्लानिंग अगर 90 डेज की है तो तय भी मैं करूंगा कि कब मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है। आप मतलब खाली में परेशान हो जाते हैं, फालतू का परेशान होते हैं, इतना तनाव लोगे, अपनी मासूमियत, अपनी स्मार्टनेस, इतने क्यूट बच्चे आप लोग हो, तो इस तनाव भरी ज़िंदगी में अगर इतना तनाव एक्स्ट्रा ले लोगे कि ये उत्तराखंड कब से ज़्यादा पढ़ाएंगे, आपका रीजनिंग कब ज़्यादा कराएंगे, आपका करंट अफेयर कब कराएंगे, ये सब छोटी मोटी चीज़ों को लेके अपने जीवन में तनाव अगर बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये 14 नंबर की क्लास है। मेरा प्लान है कि जब क्लास नंबर 30 होगी, ठीक है, यानी 30 क्लासों तक आपकी हिंदी कंप्लीट, फिर हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे, फिर आप उसी को रिवाइज करना, आपको विलोम वगैरह का डेली का काम करना होगा। 90 डेज जैसे 30 दिन कंप्लीट होंगे तो उसके बाद विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ें आप 90 डेज तक साथ साथ करते रहोगे अपने स्तर पे, तो बेहतरीन हिंदी आपकी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आज और कल 2 क्लासेस में आपकी इकोनॉमी एंड हो जाएगी, इसके बाद इकोनॉमी बंद होगी। भूगोल की क्लास हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी, जहाँ विश्व के प्रमुख महाद्वीपों से संबंधित क्वेश्चन होंगे, हमारे देश की चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा साथ में पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी की कुछ क्लासेज और आएंगी, लगभग 10 क्लासों तक पॉलिटी कंटिन्यू रहेगी, या 8 क्लासों तक मान के चलिए। उसके बाद जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो 30 क्लास आते आते आपकी पॉलिटी कंप्लीट, इकोनॉमी कंप्लीट, हिंदी कंप्लीट, और उसके बाद जैसे ही ये होगा तो भूगोल और इतिहास की क्लासेस का नंबर बढ़ा देंगे, तो 50 क्लास आने तक आपका जीएस पूरा का पूरा फिनिश, फिर हिंदी कंप्लीट, जीएस फिनिश। अब बसता है आपका करंट अफेयर, उत्तराखंड रीजनिंग और कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसके लिए हमारे पास इनफ क्लासेस है। तो धैर्य की परीक्षा आपकी हो रही है, थोड़ा सा शांत माहौल बनाए रखना, ठीक है। फिर हम आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की ओर। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, यानी ऐसा पीएम जो गैर कांग्रेसी था, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी, तो ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी क्या थे? पीएम थे। ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। मोरारजी देसाई, ये जनता पार्टी की ओर से इनको प्रधानमंत्री चुना गया था, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, ठीक है। अगला लिखो, देखो, एक व्यक्ति है, उनका नाम है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण लिख लेना पूरा नाम, ठीक है। लोकनायक नाम के नाम से जाना जाता है इनको, क्या कहा जाता था? लोकनायक। कभी पूछेगा किसे लोकनायक नाम से जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये जाना जाता था। इनका जो संबंध था 2-3 आंदोलनों से था। एक तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। दूसरा, इन्होंने भूदान आंदोलन में भी भाग दिया था, ठीक है, भूदान आंदोलन। और तीसरा, इन्होंने आपातकाल के दौरान भी क्या किया था? विरोध किया था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपातकाल का विरोध किया, जो नेशनल इमरजेंसी एक देश में लगी थी एक बार, आपको ध्यान होगा 75 के समय में, वही आपातकाल है, ठीक है। तो कौन लोकनायक नाम से जाना जाता था पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण। अब ये जो आपातकाल है बच्चों, ये जो आपातकाल है ये कब लागू हुआ था, कब इसकी घोषणा हुई थी? 25 जून 1975 को, जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 का आपातकाल है, ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा, क्या लिखोगे? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति यानी आंतरिक यानी अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी। बहुत विवादित रहा था। उसके बाद जो है, इस विवाद के बाद एक कमीशन बनाया गया था जो इसकी जांच के लिए बनाया गया था। अगला लिखो, आपातकाल के विरोध जब ये हुआ था, इसकी जांच हेतु, यानी आपातकाल की जांच हेतु कौन से कमीशन का गठन किया गया था? आपातकाल की जांच हेतु शाह आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आपातकाल के गठन हेतु किस आयोग का गठन किया था? शाह आयोग। ये ध्यान में रखना आप लोग। शाह आयोग का गठन किस चीज़ के लिए था? आपातकाल की मतलब जांच के लिए था। और इसने जो इसका गठन किया गया था 1977 में किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक रिटायर्ड जज थे, या मतलब जो भी थे, तो इनका जो शाह की अध्यक्षता में जो गठन हुआ था आपातकाल की जाँच के लिए, वो कौन सा था? शाह आयोग 1977 में, ठीक है। अगला आपको लिखना है बच्चों, जो आपातकाल लागू हुआ था उस समय
भारत के राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी ही इसमें मिलती है, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो लिखो आंतरिक अशांति के आधार पर जब 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उस टाइम भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, अगला देखना, एक सिलेबस में आपका टॉपिक दिया स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति, कुछ इस टाइप का, वहां से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, लोग, ये तो छोड़ दीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? ठीक है, तो लिखो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल के, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहला श्रम मंत्री, पहला श्रम मंत्री, ठीक है, ये कौन थे? बाबू जगजीवन राम। लिख लो, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम पहले क्या थे? अपने आप में श्रम मंत्री थे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, दो तीन डायलॉग जो है बहुत फेमस है। डायलॉग क्या एक प्रकार के नारे दिए गए थे, वो पेपर में पूछे जाते हैं, किसने ये नारे दिए थे या इससे संबंधित व्यक्ति कौन है। और ये ध्यान रखना कि आप एनसीईआरटी को किसी भी केस में हल्के में नहीं ले सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति ये थे जयप्रकाश नारायण। पूरा लिखो, जेपी नारायण। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण ने किस चीज़ का नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसी के साथ साथ एक और नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पीएम ने दिया था? गरीबी हटाओ, ये जो नारा दिया था किस पीएम ने दिया था? इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब आप ये सब पढ़ोगे, आपका पॉलिटी में क्वेश्चन हमेशा आता है कि संसदीय व्यवस्था की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? भारत में संसदीय व्यवस्था है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखो, संसदीय व्यवस्था भारत ने मूलतः कहाँ से ली है? भारत और ब्रिटेन में ही। ठीक है, भारत प्लस ब्रिटेन दोनों जगह है। और भारत ने कहाँ से ली है अगर संसदीय व्यवस्था? पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना हमारे देश में, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब, तो भारत ने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए, ध्यान रखना। ठीक है, भारत ने कहाँ से गेन की? या भारत ने ब्रिटेन से क्या ली? संसदीय व्यवस्था ली। तो इसके कभी कभी क्या पूछता है ना, इनमें से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का लक्षण है, इनमें से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो हमेशा याद रखना, संसदीय व्यवस्था में देखो, पहला पॉइंट क्या क्या लिखोगे, इसके 2-3 पॉइंट आप लोगों को लिखना है। कार्यपालिका व विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है इसमें। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, वो तो लेजिस्लेटिव होती है, विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है, यानी एक दूसरे पृथक नहीं होते हो, घनिष्ठ संबंध होता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इस वाली जो व्यवस्था में होता है, संसदीय व्यवस्था में, हमेशा याद रखना, विधायक जो मतलब प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है? बहुमत वाले दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख भी होता है। लिखो, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख व बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या होती है? संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, अगला संसदीय व्यवस्था की विशेषता आपने 3rd पॉइंट लिखना है। इस वाले जो सिस्टम में होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति निहित होती है। ठीक है, तो लिखो, पीएम प्लस उसकी मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति होती है, रियल जो पावर होती है उसमें किसमें होती है? वास्तविक शक्ति होती है, जबकि राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति, नाम मात्र की शक्ति। ये सबके सबके संसदीय व्यवस्था के लक्षण है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति सरकार का जो प्रमुख होता है, मतलब एक प्रकार का कार्यपालिका का प्रमुख है, नाम मात्र का, यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो अगला लिखो, इसके अंदर लिखना है देश का प्रमुख, यानी देश का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और सरकार का कौन होगा? पीएम। देश का प्रमुख ये कौन होता है? राष्ट्रपति। किसके लक्षण है अपने आप में? संसदीय व्यवस्था के, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अपने आप में क्या है? लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें जो लिखना है
विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है और कार्यपालिका से नियंत्रित भी होती है। यानी जो आपका कानून बनाने वाली यानी जो लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करेगी और एग्जीक्यूटिव से कंट्रोल भी होती है। तो अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिखो, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है, वह कार्यपालिका से नियंत्रित भी होती है, कार्यपालिका से नियंत्रित भी होती है। ठीक है, नियंत्रित भी होती है। ये आपके कौन से हैं? ये संसदीय। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री व्यवस्था के कौन से लक्षण दिखते हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई पॉइंट याद आता है तो आप ये करना, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में क्या लक्षण दिखते हैं। मतलब अगर दिमाग में इस क्वेश्चन पेपर में इसके अलावा अदर पॉइंट आता है तो देखना कि वो चीज़ भारत में है या नहीं। अगर भारत में वो होगी तो सिंपल सी बात है, वो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके लक्षण होंगे। ठीक है, अगला लिखो, विधायिका निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। यानी जो आपकी लेजिस्लेटिव है, जो विधायिका यानी नीति निर्माण का कार्य करती है, जो कानून बनाती है, वो किस किस से मिलकर बनती है भारत में। तो ध्यान रखना, विधायिका में मुख्यतः 3 अंग होते हैं विधायिका के। विधायिका, ठीक है, 11th NCERT। एक होता है इसमें लोकसभा, एक होता है इसमें राज्यसभा और एक होता है इसमें राष्ट्रपति। ठीक है, ये कहाँ पे है विधायिका, यानी जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं आपको, संसद। ठीक, और ऐसी राज्य की विधायिका होती है जिसको आप विधान परिषद या विधानमंडल बोलते हैं। विधान परिषद लिख लो आप लोग, या कहीं कहीं इसको जहाँ विधानमंडल भी होता है, विधानमंडल। इसमें कौन कौन सम्मिलित होंगे, राज्यपाल, इसके अलावा विधानसभा। ठीक है, लेकिन जहां अपने आप में विधानमंडल होगा वहां 3 चीजें होती हैं, एक राज्यपाल, वहां एक सदन और होता है विधानसभा, ये तो कॉमन होगा। ठीक है, विधानसभा, और तीसरा होगा विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 3 चीजें मिलके क्या बनाती है। अब देखो, ये कई लोगों को कंफ्यूज होता है, कई राज्यों में ना आपका ये वाला सदन नहीं है, ये वाला हाउस नहीं है, तो उन जिन राज्यों में ये हाउस नहीं है वहां यही 2 चीज मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड। और कई राज्यों में तीनों चीज है, वहां इसको ये बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, राष्ट्रीय जो कार्यपालिका है, यानी जो राष्ट्र की कार्यपालिका है, उसमें आप किस किस को सम्मिलित करोगे, उसमें सॉरी राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, तो लिखो राजनीतिक कार्यपालिका। इनमें से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, तो पीएम प्लस उसका मंत्रिपरिषद, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। ठीक है, ये क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका। और यही अगर स्टेट लेवल पे आ जाएगा तो यहाँ पे सीएम हो जाएगा। ठीक है, तो खुद ही कर लोगे। जबकि एक और कार्यपालिका होती है जिसको स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होगा, आपका पूरा जो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, जो परमानेंट रहता है, ऐसा नहीं कि 5 साल में चेंज हो जाए। तो प्रशासनिक ढांचा लिखो, प्रशासनिक जो होता है ढांचा, ये क्या होगा अपने आप में स्थायी कार्यपालिका के अंदर आएगा। यानी प्रशासनिक जो लोग होते हैं उसको स्थायी यानी परमानेंट कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, मंत्रिपरिषद किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, ये लिखना है। ठीक है, आपको मंत्रिपरिषद जवाबदेह लिखो, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह। जब पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। ये लोकसभा करके आना, ठीक है, संसद मत करके आना, इंपोर्टेंट कर देना इसको लोकसभा। कई बच्चे इसको पार्लियामेंट संसद कर आते हैं, गलत कर आते हैं, इसको इंपोर्टेंट करना है। ठीक है, लोकसभा की भर्ती होती है। अगला लिखो, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका किसमें निहित है, खाली नाम मात्र की कहने का मतलब, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका यानी संघ मतलब सेंटर, ठीक है, की कार्यपालिका निहित लिखा, किसमें निहित होती है, किसमें होती है, तो ये होती है अपने आप में बच्चों राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति। जबकि राज्य की कार्यपालिका लिखो, औपचारिक रूप से राज्य की कार्यपालिका निहित होती है राज्यपाल में। किसमें, राज्यपाल में निहित होती है औपचारिक रूप से। ठीक है, ये औपचारिक ही रहेगा दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें क्या होगा देखो, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब
लोकसभा प्लस राज्यसभा, जैसा सेंटेंस कह रहा हूं वैसा आंसर लगा के आना। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कहा मैंने, यानी सभी नहीं, क्योंकि वहां कुछ लोग मनोनीत भी होते हैं, राष्ट्रपति उनको मनोनयन करता है, तो सिर्फ निर्वाचित। तो लिखो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब लोकसभा, ब्रैकेट में लिखो लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो सिर्फ चुने गए होंगे। ऐसा नहीं कि सभी लिखेगा तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। अगर आपने यहाँ पर सभी लिख दिया, दोनों सदनों के सभी सदस्य लिख दिया, तो निर्वाचित सदस्य को हाईलाइट करो, निर्वाचित लिखा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य की विधानसभाएं होती है वहां के भी क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य। देखो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा आपने लिखना है दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली प्लस पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये लोग जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वोट देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पर आपको उपराष्ट्रपति का भी पता होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के उसमें कौन वोट देता है, तो लिखो अगला उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसका मतलब होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें लिखे संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बस संसद के सभी आ जाएगा इसमें। देखो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदन के सभी सदस्य इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। सभी का मतलब को हाईलाइट कर लो, सभी मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत, और यहाँ सिर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोनों इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 91वां संविधान संशोधन। लिखो सुपर इंपोर्टेंट, सुपर से डुपर इंपोर्टेंट कर देना, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लिखो 91वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 91वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या किया गया था, जो आपके मंत्रिपरिषद का आकार है उसको निश्चित किया गया था। मंत्रिपरिषद कितनी होगी, जो टोटल आपके मेंबर हैं सदन के, उसका 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो केंद्र व राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का आकार इससे तय किया गया था, यानी मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी होगी, मंत्रिपरिषद का आकार मतलब वो स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, कितने लोग मंत्रिपरिषद के मेंबर होंगे, इसको तय किया गया था। और ये जो मंत्रिपरिषद होगा 15% से अधिक नहीं, लेकिन ये किसका 15%, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। किसका 15%, जो आपके टोटल सदन के सदस्य होंगे, यानी इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सदन के जितने सदस्य होंगे उसके 15% से अधिक नहीं। ब्रैकेट में लिखो सदन की कुल सदस्य संख्या की, सदन की जैसे 100 मेंबर हैं उसका 15% से 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, कुल सदस्य संख्या की संख्या से, ठीक है। लेकिन राज्य के केस में 12 से कम भी नहीं होंगे, लेकिन राज्य स्तर पर 12 से कम सदस्य नहीं, 12 से कम नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 12 को भी हाईलाइट करो, 15% को भी हाईलाइट करो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ध्यान रखना। यानी इसका मतलब क्या है, जो राज्य होगा कि स्टेट लेवल होंगे वहां कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए, 12 होंगे, उससे कम नहीं होंगे, लेकिन अधिकतम कितने होंगे, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जैसे इन दोनों कंडीशन को याद रखना, या तो ये होगा और या ये होगा। अब बाई चांस किसी राज्य में आपने कैलकुलेशन की, आपने निकाला 70 मेंबर है, आपने सपोज उसका 15% निकाला और ऐसा नंबर आ गया जो 12 से कम है, 10 ही आया, तो आप 10 नहीं रखोगे, तो आप 12 रखोगे। यानी मिनिमम 12 तो होने ही होने चाहिए, लेकिन अधिकतम 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये ध्यान रखना, ये सेंटर पे, और राज्य में 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 15 वाली कंडीशन दोनों जगह लगेगी, ठीक है। पेपर में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये किस चीज से है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी एक प्रकार के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। जब आप इतना पढ़ ही रहे हो, यहीं पर एक चीज आती है आपकी 12th की किताब में, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की इनमें से कौन सी विशेषता है या नहीं है। तो यहां पर आप अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की 4 पॉइंट लिख लो, आप संसदीय यानी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस को इजिली कर लोगे। देखिए अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है या नहीं आता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
इसमें देखो ये बेसिकली किस देश में है, सबसे फेमस अमेरिका है इसके लिए, ठीक है, अमेरिका। और भी देश हैं लेकिन अमेरिका में ये अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, संसदीय से हटके ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। देखना, एक तो इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्र का प्रमुख होगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख। दूसरा, राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होगा। देखो वहां प्रधानमंत्री है सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख। सेकंड पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। तीसरा आपको रखना है, चुनाव इसमें प्रत्यक्ष होगा, यानी राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव यानी जनता वोट देगी, कहने का मतलब, ठीक है। चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये पॉइंट याद रखना है। और अंतिम पॉइंट लिखना है आपको, विधायिका के प्रति राष्ट्रपति जवाबदेह नहीं, यानी जो लेजिस्लेटिव होती है, संसद होती है, विधायिका के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, राष्ट्रपति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। ये क्या था आपका, बेसिकली अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना आपको, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक लिखो, मॉडर्न इकोनॉमी का जनक, ये किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को, ठीक है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला लिखो, जब कभी भी आप जीडीपी ना, एक चीज नोट करो, जीडीपी नोट करके लिखना है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी भी राष्ट्र के लोगों के कल्याण का सूचक नहीं है, ठीक है। लिखो, राष्ट्र के लोगों के कल्याण का सूचक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कल्याण का सूचक। बहुत अच्छी जीडीपी है कहा, और ये नहीं कि उस देश के लोग बहुत समृद्ध या खुश होंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जीडीपी में आप सब लोगों को सम्मिलित नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लोगों के कल्याण का सूचक नहीं है, जबकि लोगों के कल्याण का सूचक है पर कैपिटा इनकम। लिखो, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किसी भी राष्ट्र के लोगों के कल्याण का सबसे बेहतरीन सूचक, कल्याण का सर्वश्रेष्ठ सूचक, सर्वश्रेष्ठ सूचक अगर कभी पूछता है तो आप ध्यान रखना पर कैपिटा इनकम क्या होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय लोगों के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है, क्योंकि ये सभी लोगों को समाहित कर लेती है नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। अगला लिखना है आपको, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग क्यों किया जाता है। अगला लिखो, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सब एनसीईआरटी, ठीक है। 2 क्लास बची हैं, एक आज एक कल, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, ठीक है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, उपभोक्ता CPI, ठीक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको करते हैं वस्तु व सेवा की कीमत में परिवर्तन हेतु माप, यानी कोई भी वस्तु है, आपने गुड्स लिए, आपने कोई सर्विस ली, उसकी कीमत में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिखो, वस्तु व सेवा की कीमत में परिवर्तन की माप, कीमत में परिवर्तन बताता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वस्तु व सेवा की कीमत में परिवर्तन की माप कर दो, परिवर्तन की माप हेतु इसका क्या किया जाता है, हम लोग द्वारा प्रयोग किया जाता है CPI। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, सरकार द्वारा, चलो ये तो छोड़ दो, भुगतान, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक टॉपिक दिया है इसने, भुगतान संतुलन दिया आपके सिलेबस में। देखो फिर मत कहना कि सर भुगतान संतुलन से क्वेश्चन आ गया, हम क्या करें, भुगतान संतुलन वगैरह जितने क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन सा इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो, एक भुगतान संतुलन होता है बच्चों, भुगतान बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, ठीक है, भुगतान संतुलन, इसमें 2 खाते होते हैं, कितने, 2 टाइप के। भुगतान संतुलन में आप लोग ध्यान रखना, एक चालू खाता होता है, भुगतान संतुलन में चालू खाता यानी करंट अकाउंट जो सरकार का होता है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे सरकार ने विदेशों के साथ व्यापार किया, सरकार ने अपने खाते बनाए हैं, करंट अकाउंट होगा सरकार, सेविंग अकाउंट जो भी होता है, ठीक है, या इस प्रकार से इसके अंदर भुगतान संतुलन जब होता है, उसमें चालू खाते में कौन कौन सी मदद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चालू खाते में हमेशा याद रखना, वस्तु व सेवा के आयात निर्यात से जो भी आपको इनकम होगी, वस्तु प्लस सेवा के आयात ऑब्लिक निर्यात, यानी आप यहां से भेज रहे हो और यहां प्राप्त कर रहे हो, यानी आयात निर्यात का जो लेखा जोखा होगा किस में आएगा, वो चालू खाते में आएगा, पहली चीज। प्लस इसके अलावा क्या आएगा, जो अंतरण अदायगी यानी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट होता है, कई लोगों को पेमेंट की जाती विदेशों से, वो भी इसी में रखती है सरकार, ठीक है, अंतरण अदायगी, इसके ब्रैकेट में लिख दो इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, क्या लिखोगे,
ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। तो ये अपने आप में अंतरण अदायगी और जो ये वस्तु और सेवा का आयात निर्यात होता है कौन से खाते में आता है, चालू खाते में। अब आपको के सारे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, भारत सरकार द्वारा भुगतान संतुलन के चालू खाते में इनमें से कौन सी मत को सम्मिलित किया जाता है, इस तरीके से। तो देखना, कोई भी आप वस्तु और सेवा का व्यापार कर रहे हो, उसका आयात निर्यात कर रहे हो, उसका जो भी अमाउंट आएगा वो इसी खाते में डालोगे, अंतरण अदायगी यानी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जो होगा वो इसी में आएगी। अब आपको कि सर अंतरण अदायगी में क्या होता है, जैसे किसी को धन भेज दिया विदेशों से, कोई उपहार भेज दिया, ठीक है, धन हो गया, उपहार हो गया, या कोई अनुदान हो गया जिसको आप रिटर्न नहीं करोगे, यानी ये ब्रैकेट में लिखो रिटर्न नहीं, यानी आप इसको रिटर्न नहीं करोगे। ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी अंतरण अदायगी के अंदर आएगी। धन, उपहार और अपने आप में क्या, अनुदान, इस चीज को इंपोर्टेंट रखना, अंतरण अदायगी, ये सब आदि कर दो। ये सब चालू खाते का हिस्सा है सरकार के, और सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है व्यापार आधिक्य, क्या होता है, यानी सरप्लस क्या होता है। तो व्यापार आधिक्य लिखो, व्यापार आधिक्य यानी सरप्लस बोलते हैं आधिक्य को, ठीक है। आपका जब निर्यात क्या होगा, ज्यादा होगा, आयात कम होगा, यानी आपने विदेशों से कम मंगाया और विदेशों को ज्यादा भेजा, तो आप व्यापार क्या हो जाओगे, आधिक्य की कंडीशन में आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको एक चीज और बताई थी परसों, अदृश्य व्यापार किसको कहते हैं, जो दिखता नहीं है। तो ये सेवाओं का व्यापार ही अपने आप में अदृश्य व्यापार कहलाता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये डायग्राम टाइप का बनाऊंगा, इसको आप रट्टा मार देना। देखो अदृश्य व्यापार क्या होता है, भले ही मैं आज हिंदी कराऊं या उत्तराखंड कराऊं ना कराऊं, लेकिन आपको जो ये इकोनॉमी वाला है कल इसको खत्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे लिए बहुत आसान चीजें पड़ जाएंगी, ठीक है। अदृश्य व्यापार बोला जाता है बच्चों सेवाओं के व्यापार को। क्वेश्चन पूछेगा अदृश्य व्यापार क्या है, सेवाओं का व्यापार ही, यानी सर्विस का व्यापार करोगे अदृश्य। अब आप कहोगे सर सर्विस व्यापार कहता है सेवा सेक्टर, आप ठीक है विदेशों में जाके सेवाएं दे रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित हो, प्लेन से संबंधित हो, एयर इंडिया वगैरह जो भी सर्विस आप लोग दे के आ रहे हैं, पर्यटन से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, बीमा से संबंधित हो, इसको सब क्या बोला जाता है, अदृश्य व्यापार यानी सेवा व्यापार। इसके अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एक को बोला जाता है अपने यहाँ उपादान आय यानी फैक्टर इनकम, उपादान आय, और एक को बोला जाता है अपने आप में गैर उपादान आय, नॉन फैक्टर इनकम, गैर उपादान आय, ठीक है। ये दो चीजें आती हैं, यानी फैक्टर इनकम इंग्लिश वाले समझना, नॉन फैक्टर इनकम, ये दो चीजें आती हैं। अब आप कहोगे सर उपादान आय में क्या आता है, उपादान आय में आता है बच्चों देखो, जो विदेशों में आप मानते हैं विदेशों में हमारे एसेट्स होंगे, परिसंपत्तियां होंगी, उस परिसंपत्तियों से जो भी हमें लाभ हो रहा है या लाभांश से मिल रहा है या अपने आप में जो भी ब्याज मिल रहा है, वो सब हम उपादान आय के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखो विदेशों में हमारी यानी हमारे देश की परिसंपत्तियों, एसेट्स, परिसंपत्तियों पर ब्याज, लाभ, लाभांश, लाभ का अंश है, ठीक है। इसको इसमें से आप माइनस कर दोगे, किस चीज को, जो विदेशी लोगों को हमारे देश में उनकी परिसंपत्तियों पे लाभ और लाभांश से मिल रहा है, ठीक है। तो माइनस कर दोगे इसको, भारत में विदेशियों की परिसंपत्तियों पर उनकी आय, भारत में विदेशियों की परिसंपत्तियों पर उनकी आय, उनकी आय, ठीक है, उनकी आय। सपोज हमने क्या किया, हमने जैसे 100-200 रुपए की हमारी इनकम हुई एक साल में विदेशों में हमारे परिसंपत्तियों से, और 150 रुपए की विदेशियों को हमारे देश में हुई, तो 200 में से 150 कम करो, 50 रुपए का उपादान आय हो गया, ठीक है। और गैर उपादान के आय के अंदर आपको पता है जैसे जहाज रानी, जो मैंने कल बताया था, जहाज रानी, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, ठीक है, बैंक, बीमा, सॉफ्टवेयर, ठीक है, आदि कर दो। ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, गैर उपादान आय का अपने आप में क्या है, हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखना आपको भुगतान संतुलन में पूंजीगत खाते के अंदर आप क्या शामिल करोगे। जैसे भुगतान संतुलन में अगर आपका क्वेश्चन आ गया चालू खाते की मदें कौन कौन सी हैं, तो चालू खाते में कर लोगे ना तुरंत टिक, जैसे आयात निर्यात से जो भी आपको आय वगैरह हो रही है, इसके अलावा जो भी आपको विदेशों से क्या मिल रहा है, पैसा वैसा मिल रहा है, यानी एक प्रकार का क्या मिल रहा है, आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, अंतरण अदायगी। आपको कुछ नहीं रखना है, ये वाली लाइन अगर आप याद नहीं भी रख पाते लास्ट वाली, ये याद रखना कि भुगतान संतुलन में चालू खाता, ऐसे बना दो। चलो मैं आपको बताता हूं, आपको कंफ्यूज न हो, भुगतान पेपर में जो आएगा, ठीक है, संतुलन, इसके अंदर बच्चों दो खाते बनाती है सरकार, एक को बोलते हैं
चालू खाता, इतना तो पता ही होगा ना, चालू खाता, चलो नी भी है तो समझ जाओ। दूसरे को बोलते हैं पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पूंजीगत खाता। अब आपसे क्या पूछेगा, देखो आपको ये याद रखना कि चालू खाते के अंदर कौन कौन सी मदें आती हैं, जैसे आयात निर्यात, लिखो वस्तु और सेवा के आयात निर्यात, वस्तु सेवा के आयात और निर्यात से संबंधित जो भी इनकम होगी, ठीक है, से संबंधित जो पैसा वगैरह रखेगी सर, जो भी अमाउंट है ये सब इसमें रखेगी। दूसरा अंतरण अदायगी, अंतरण अदायगी, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट लिखो, जैसे जिसको आप रिटर्न नहीं कर सकते, किसी ने आपको उपहार दे दिया विदेश से, किसी ने आपको धन भेज दिया, किसी ने आपको ग्रांट यानी अनुदान दे दिया, यानी जिसको आप रिटर्न नहीं करोगे, ये आपके इसके अंदर आएगी। इसी प्रकार से पूंजीगत खाता होता है। तो पूंजीगत खाते में आप क्या क्या रखोगे, जैसे विदेशी निवेश में द्वारा भारत में निवेश, यानी विदेशियों ने भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, देखो विदेशी निवेश, विदेशी निवेश यानी विदेशी लोगों ने भारत में कुछ पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, आप उसको कहाँ डालोगे, पूंजीगत खाते में। इसके अलावा भारतीय द्वारा विदेशी बंद पत्र खरीदना, भारत ने क्या किया कि कोई विदेशी कंपनी ने बॉन्ड लाया 10 साल के लिए, कहा कि आप ये बॉन्ड खरीद लो, हमें इतना पैसा दे दो, आप रिटर्न में इतना लोगे, तो जो भी वो अमाउंट आएगा वो इसी में जाएगा, ठीक हो। लिखो भारतीयों द्वारा, ये ऐसे ही याद कर जाना है, ठीक है, भारतीयों द्वारा विदेशी बंध पत्र, ठीक है, यानी विदेशी बॉन्ड पत्र भारत द्वारा अगर खरीदा गया तो वो ये भी आएगा, विदेशी भारतीयों द्वारा विदेशी बंध पत्र खरीदना, ये इस चीज से संबंधित भी जो अमाउंट आएगा वो कहाँ जाएगा, पूंजीगत खाते में। तीसरा लिखो भारत द्वारा विदेशों से ऋण, भारत ने जो पैसा लिया विदेशों से, भारत द्वारा विदेशी ऋण, वो भी कहाँ आएगा अपने आप में, ये पूंजीगत खाते में, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक चीज बताओ, हम बाई चांस कंफ्यूज हो गए कि वहां पेपर में इनके अलावा और ऑप्शन आगे, देखो पूंजीगत खाते में आप ऐसी चीजें डाल देना जो आपको क्या होता है, एक मुश्त जहां पर पेमेंट करना पड़ता है, एक मुश्त प्राप्त होती है। देखिए विदेशी निवेश आएगा, ऐसा तो नहीं 1 रुपया 2 रुपया आ रहा, बहुत बड़ा अमाउंट आ गया एक ही साथ बल्क में, फिर कुछ समय रुकेगा। भारतीयों द्वारा विदेशी बंद पत्र खरीदना, बॉन्ड खरीदोगे आप 1000 करोड़ रुपए का, तो बॉन्ड 1000 करोड़ एक साथ पेमेंट कर दिया आपने, जो भी है। भारत द्वारा विदेशी ऋण, बड़े अमाउंट में ऋण लेगा तो पूंजीगत। यहाँ क्या होगा, चलता रहेगा, उपहार कभी धन भेज दिया, कभी 10,000 रुपये भेज दे, कभी 15,000 मंथली रेगुलर इंटरवल में। यहाँ देखो अनुदान दीजिए, कभी 50 लाख रुपए, कभी 40 लाख रुपए, इस टाइप की चीजें। तो इस तरीके से आपको थोड़ा दिमाग लगाना। तो भुगतान संतुलन के अंदर जो मदें आती हैं चालू खाता और वो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखो, आप विनिमय दर को आप किस रूप में परिभाषित करोगे। एक्सचेंज रेट सुना होगा आपने, डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट होता है वो आप किस तरीके से परिभाषित करोगे, ठीक है। विनिमय दर लिखो, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को किस प्रकार से परिभाषित करो, लिखो विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने में खर्च हुई कुल घरेलू मुद्रा, यानी आपको $1 को खरीदने में जितने घरेलू मुद्रा देने पड़े वही एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। तो लिखो विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने में, जैसे आपने $1 खरीदना है, 50 रुपये देते तो एक्सचेंज रेट क्या है, 50 रुपये, ठीक है। विदेशी मुद्रा की एक इकाई खरीदने में कुल खर्च घरेलू मुद्रा, घरेलू मुद्रा को क्या बोलोगे, एक्सचेंज रेट बोलोगे, यानी विनिमय दर बोलोगे, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन उत्तराखंड के भी आप लोग की आत्मा मानेगी नहीं मुझे पता है, तो 5-6 क्वेश्चन उत्तराखंड के भी कर लो, हिंदी हम कल करेंगे, ठीक है। लिखो बड़ादित्य मंदिर किस अन्य नाम से जाना जाता है, बड़ादित्य मंदिर, इसको कहा जाता है बच्चों कटारमल मंदिर, ठीक है, कटारमल मंदिर। और किस काल का है, कत्यूरी, ठीक है, किस काल का है, कत्यूरी वंश के समय का है, ठीक है, कत्यूर वंश के समय का है, ये ध्यान रखना आप लोग, बड़ादित्य मंदिर। अगला लिखना आपको, कुलसारी में देव मंदिर का निर्माण किसने किया, जोशीमठ वगैरह साइड, ठीक है। कुलसारी देव मंदिर निर्माण, कुलसारी में देव मंदिर का निर्माण किसने किया, ये मैंने आपको एक कुलसारी अभिलेख बताया था, जतबाल देव का, उसी ने किया था, ठीक है, जतबाल देव, इसी ने किया था। अब इसके अलावा कुछ किताबें बताता हूं, आप लोग लिखो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किसकी पुस्तक है, गढ़वाल प्राचीन एवं आधुनिक, जो ये किताब है अपने आप में पातीराम की, पातीराम। पूरी किताब का नाम लिखना आप लोग, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न लिख लो, या गढ़वाल प्राचीन और आधुनिक, जो भी लिखते हो आप, मैंने शॉर्ट लिख दिया, पातीराम की है, ठीक है। अगला लिखो गढ़वाल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल का इतिहास, ये किसकी है, हरिकृष्ण रतोड़ी जी की, हरिकृष्ण
रतोड़ी। और यहीं पर कुमाऊं का इतिहास आता है BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे लिखो। कुमाऊं का इतिहास ये किसकी है बच्चों? BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी की। ठीक है, BD पांडे जी की है, बद्रीदत्त पांडे जी की कुमाऊं का इतिहास ही ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखना है आपको रामायण प्रदीप किसकी है? मेधाकर शर्मा की। रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप किसने लिखे? मेधाकर ने। ठीक है, रामायण प्रदीप किसके द्वारा लिखी है? मेधाकर। अगला लिखना आपको हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स किसकी है? एटकिंसन की। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स लिखो, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स किसकी है? एटकिंसन्स की। ठीक है, एटकिंसन्स की है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी लिख लेना आपको। ठीक, अगला लिखना है गढ़वाल का नवीन इतिहास, शिव प्रसाद डबराल लिखो। गढ़वाल का नवीन इतिहास ये किसकी है? शिव प्रसाद डबराल की, शिव प्रसाद डबराल की ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला लिखना है आपको मेमोरीज ऑफ देहरादून, ये इंपोर्टेंट कर देना, GRC विलियमसन। मेमोरीज ऑफ देहरादून, मेमोरीज ऑफ देहरादून, GRC विलियम्स। ठीक है, GRC विलियम्स ने लिखी है मेमोरीज ऑफ देहरादून। ठीक, इसके बाद मानवोदय काव्य तो आपको पता ही होगा। तो अगला लिखो हिमालय परिचय, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राहुल सांकृत्यानंद। हिमालय परिचय, हिमालय परिचय ये किसकी है? राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, हिमालय परिचय किसकी है? राहुल सांकृत्यानंद की है। नेक्स्ट लिखना आपको गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी है? भक्त दर्शन की। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां ये किसकी? आपकी भक्त दर्शन जी की है। ठीक है, भक्त दर्शन जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। और अंतिम क्वेश्चन लिखे आपको वैली ऑफ दून किसकी है? AR गिल की। ठीक है, वैली ऑफ दून क्या लिखोगे? वैली ऑफ दून, वैली ऑफ दून किसकी है? AR गिल, AR गिल की है वैली ऑफ दून। ये क्वेश्चन पे आपको आना चाहिए। सुमन स्मृति ग्रंथ लिख दो भक्त दर्शन की। सुमन स्मृति ग्रंथ, लास्ट लिखो सुमन स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ ये किसकी है? भक्त दर्शन की। ठीक है, एक नई किताब आती है, अगले क्लास में भी संभवतः हम यही किताब वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपकी किताबों से संबंधित जो क्वेश्चन आए एग्जाम में वो गलत ना हो। ठीक है, होपफुली ये जो इकोनॉमी, आज तो मेन जो फोकस था भुगतान संतुलन वाले टॉपिक पे था, ऐसी ही एक क्लास और है इकोनॉमी की। आपकी इकोनॉमी आराम से ठाट रह के किताब पढ़िए, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।